नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, ईडूटेरिया बिहार तथ्य संग्रह जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही बेहतरीन पुस्तक है दोस्तों, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर बात करें तो बिहार एग्जाम से संबंधित। और उसमें दोस्तों शामिल हो जाएंगे बीपीएससी, उसके बाद में बिहार दरोगा, एसआई और फिर बिहार कांस्टेबल। ये सारे के सारे जितने एग्जाम्स हैं दोस्तों, उन सभी एग्जाम्स के लिए यह पुस्तक जो है बेहद ही कारगर है और बेहद ही उपयोगी है। दोस्तों, बात करें इस पुस्तक की विषय सूची के बारे में तो देखते हैं इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो कि बिहार सामान्य परिचय से संबंधित है। उसके बाद में बिहार का इतिहास है जिसमें कि हम लोग प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और उसके बाद में आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के सेशन में हम लोग बिहार का जो सामान्य परिचय है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग बिहार के इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन बिहार के बारे में। और उसके बाद में दोस्तों एक एक टॉपिक के साथ हम लोग इस पूरे के पूरे पुस्तक को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही कारगर पुस्तक है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन जो है वो बिहार के इतिहास से संबंधित होगा और उसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले बिहार के इतिहास के बारे में। और बिहार के इतिहास से संबंधित पहला टॉपिक होगा हम लोगों का प्राचीन बिहार। आइए दोस्तों बिना विलंब किए हुए चलते अपने सेशन की ओर जानकारी प्राप्त करते हैं प्राचीन बिहार के बारे में। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का ये दूसरा जो अध्याय है, दूसरा टॉपिक है, वो है बिहार के इतिहास से संबंधित। और बिहार के इतिहास से संबंधित जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो हो जाएगा हम लोग का प्राचीन बिहार का इतिहास। इतिहास में दोस्तों हम लोग तीनों सेक्शन को पूरा करेंगे। सबसे पहले प्राचीन बिहार का इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन बिहार के इतिहास और फिर उसके बाद में आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन बिहार के बारे में। दोस्तों, प्राचीन बिहार के बारे में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और इसके अंतर्गत किस किस टॉपिक को देखेंगे इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाषाण काल के बारे में, उसके बाद में देखेंगे वैदिक काल और फिर महाजनपद काल। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में वैदिक काल, फिर उसके बाद में महाजनपद काल और फिर उसके बाद में जानेंगे दोस्तों मौर्य एवं गुप्त वंश के बारे में और उसके बाद में बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये सभी के सभी टॉपिक जो हैं वो प्राचीन बिहार से संबंधित होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, इतिहास का अध्ययन ही स्रोत के आधार पर किया जाता है। बहुत सारे स्रोत होते हैं, साहित्यिक होता है, पुरातात्विक होता है। इन सभी स्रोतों के आधार पर ही हम लोग इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राचीन बिहार का जो इतिहास का स्रोत है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन बिहार के जो इतिहास है उसको जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। यदि हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें तो दोस्तों पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो कि सारण का क्षेत्र है, उसके बाद में चेचर ये वैशाली का क्षेत्र है और फिर उसके बाद में मनेर, पटना और सोनपुर की बात करें तो ये सारण प्रमंडल से आता है। ये सभी के सभी जो स्थान हैं वहाँ से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं और इन सभी आधार पर ही हम लोग दोस्तों प्राचीन बिहार के इतिहास को हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले इसके बाद में और बात करें दोस्तों तो मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो लौरिया नंदनगढ़, उसके बाद में लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये सभी के सभी ये दोस्तों पुरातात्विक स्रोत हैं। फिर उसके बाद में बात करें तो जो बराबर की गुफाएं, उसके बाद में राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक और उसके बाद में खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियाँ इत्यादि, ये सारे के सारे जितने स्रोत हैं दोस्तों ये पुरातात्विक स्रोत हैं और इन्हीं आधारों पर हम लोग प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर यदि हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें तो साहित्यिक स्रोत भी हैं और उनमें है दोस्तों रामायण, महाभारत, पुराण और बौद्ध की कुछ रचनाएँ हैं जिसमें कि अंगुतर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक और उसके बाद में जैन रचनाएं हैं जिसमें कि भगवती सूत्र इत्यादि। ये सारे के सारे जो है वे साहित्यिक स्रोत हैं और इसी के आधार पर ही दोस्तों हम लोग इतिहास के अर्थात प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद में बात करें तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे यात्री जो हैं वो बिहार का भ्रमण किए थे प्राचीन काल में और वे सभी जो प्राचीन काल में जितने भी यात्री आए हुए थे भ्रमण करने, वो यात्री भ्रमण करने के बाद में अपने एक साहित्य का रचना किए थे, उसमें पूरे बिहार का दर्शन किए थे और पूरे बिहार की स्थिति को उस पर दर्शाया था। तो उसमें बात करें तो उसमें थे दोस्तों मेगास्थनीज जिसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी इंडिका, उसके बाद में फाहियान, उसके बाद इत्सिंग और वेनसांग। इन सभी के सभी जो हैं दोस्तों इन सारे के सारे व्यक्तियों का जो यात्रा वृत्तांत है उससे भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त चलती है।
उसके बाद में बात करें तो मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य के समय में जो कौटिल्य हुआ करते थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक की रचना की थी। और उसके आधार पर ही बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से ही प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसके स्रोत के बारे में कि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं, कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय में लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं कहीं दोस्तों शिलालेख भी मिलते थे, कहीं कहीं से दोस्तों वस्तुएं प्राप्त होती थी, जिसके आधार पर इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी। फिलहाल ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक और साहित्यिक। और हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल से संबंधित जो पहला काल होगा वो होगा दोस्तों पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल के बारे में बात करें तो इस काल में अर्थात पूरा पाषाण काल में मानव जो है वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक हुआ करता था। कहने का मतलब है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो हैं वे शिकार किया करते थे और अपने भोजन को एक जगह इकट्ठा किया करते थे खाने वाले के लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कह रहा है कि दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थरों के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। और ये अवशेष जो हैं वो लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। इसके बाद में हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो मध्य पाषाण काल में मानव जो है वो अखेटक, खाद्य संग्राहक और इसके साथ साथ में पशुपालक भी था। यहाँ से दोस्तों धीरे धीरे मनुष्यों में विकास के क्रम जो है वो आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। अभी इसके पहले वाले काल में हम लोगों ने देखा कि मनुष्य जो है केवल अखेटक और खाद्य संग्राहक था, लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल आया उसमें मनुष्य पशुपालन भी करने लगा। फिर इसके बाद में मानव के द्वारा पहला जो पालतू पशु रहा था वो कुत्ता था, अर्थात कुत्ता को ही उसने अपना पहला पालतू पशु बनाया। वहीं बात करें तो दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार भी प्राप्त हुए थे। और ये अवशेष जो हैं वो लगभग 40,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक के माने जा सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है नवपाषाण काल के बारे में। यदि नवपाषाण काल के बारे में बात करें तो इस काल में अर्थात नवपाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास भी करने लग गया था। धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता गया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मानव जो था वो एक आखेटक था और संग्राहक था, लेकिन उसके बाद वाले काल में दोस्तों क्या हुआ, मनुष्य जो है वो कृषि भी करने लगा, पशुपालन भी करने लगा। और फिर उसके बाद में नवपाषाण काल में देखें कि नवपाषाण काल में दोस्तों मानव जो है वो खाद्य का उत्पादक भी करने लगा, अर्थात वो खेती करने लगा। फिर इसके बाद में बात करें तो नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से ही प्राप्त होते हैं। इसमें बात करें तो चिरांद जो कि सारण का क्षेत्र है, उसके बाद में चेचर वैशाली, मनेर पटना, उसके बाद में सनवार रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग कृषि भी किया करते थे। दोस्तों कैमूर की जो पहाड़ी है उस कैमूर की पहाड़ियों और नवादा और जमुई की गुफा चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में ये अवशेष जो हैं वो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के माने जा सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करें तो चिरांद, सोनपुर, उसके बाद में ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुवार आदि नामक स्थानों से ताम्रपाषाण काल के अवशेष भी मिले हुए हैं। और इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण भी मिलते हैं और ये अवशेष लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के माने जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में बात करें तो आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जा सकता है। कहने का मतलब है कि वैदिक सभ्यता किसे कहेंगे और इसको स्थापित किसने किया था, तो दोस्तों वैदिक सभ्यता को आर्य, ऐसा माना जाता है कि आर्यों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई थी, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास जो है वो वेदों पर आधारित है। और वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये किया जाता है दोस्तों पूर्व वैदिक काल और फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल का जो समय अवधि रहा था वो रहा था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका काल अवधि रहा था 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है वो बिहार क्षेत्र में नहीं था और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है वो गंडक नदी के तट पर या तट तक बिहार के क्षेत्रों में हुआ था। कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल को 2 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया था, पूर्व वैदिक काल और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। लेकिन पूर्व वैदिक काल जिसे कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता जो है उसका विस्तार बिहार में नहीं देखा गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य जो हैं वे अपने विकास करते हुए, अपने विस्तार करते हुए गंडक नदी के
तट तक वो बिहार के क्षेत्र में भी आ चुके थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में, जो कि लगभग 800 ईस्वी पूर्व की रचना है, उसमें मिलती है। और इसमें बिहार की चर्चा जो है वो विदेह के रूप में की गई है, जो कि तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। इसके बाद में ऋग्वेद में बात करें तो बिहार को किकट एवं ब्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। और बाराह पुराण में किकट को अपवित्र प्रदेश कहा जाता है या कहा गया है। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों महाजनपद काल की। महाजनपद काल के बारे में बात करें तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र क्या है, तो ये स्रोत हैं, और ये वैसे स्रोत हैं जिससे ये पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत है दोस्तों, उसमें 16 जनपद हुआ करते थे। और 16 जनपदों में बात करें तो 16 जनपदों में 3 महाजनपद जो है उसका विस्तार बिहार क्षेत्र में था। और वे रहा था दोस्तों बज्जी या लिच्छवी, जो कि इसका क्षेत्र था वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। जबकि मगध की बात करें तो मगध साम्राज्य का क्षेत्र था पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र। इसके बाद में अंग की बात करें तो अंग का क्षेत्र रहा था दोस्तों भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बज्जी संघ महाजनपद के बारे में। बज्जी के बारे में बात करें तो बज्जी संघ जो है वो 8 राज्यों का एक संघ था, जिसको कि अटकुल भी कहा जाता था। इसमें दोस्तों थे बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। इन सभी को मिलाकर के एक बज्जी संघ का निर्माण हुआ था। और इस संघ में 8 जनपद हुआ करते थे। ये 8 के 8 जनपद थे। और बज्जी संघ की बात करें तो बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध था दोस्तों लिच्छवी जनपद। इसके बाद में बात करें तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? लिच्छवी की राजधानी वैशाली में हुआ करती थी। और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वैशाली जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल के द्वारा की गई थी। जबकि लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक, ये सभी के सभी बज्जी संघ के ही प्रमुख जनपद हुआ करते थे। जबकि बज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा है? वह है लिच्छवी या बज्जी संघ। इसके बाद में बज्जी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं मगध महाजनपद के बारे में। मगध के बारे में बात करें तो मगध जो है वो राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। और मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर हुआ करता था। दोस्तों मगध के विस्तार के बारे में बात करें तो मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से लेकर के गया के क्षेत्रों तक था। और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। कहने का मतलब है कि मगध और जो अंग महाजनपद है इन दोनों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इन दोनों का वर्णन मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। अंग महाजनपद के बारे में बात करें तो अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो दोस्तों अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर से लेकर के मुंगेर के क्षेत्रों में था। जबकि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और अंग के जो अंतिम शासक थे वे थे दोस्तों ब्रह्मदत्त। और उसी ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध का शासक बिंबिसार ने अंग को अवध में मिला लिया था। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो तीनों राजवंश है दोस्तों उसमें मगध जो है या तीनों महाजनपद में मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिरकार उसका उत्कर्ष कैसे हुआ। दोस्तों मगध की स्थापना की बात करें तो मगध की स्थापना बृहदत्त के द्वारा की गई थी। और बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जो कि इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता था। दोस्तों इसके बाद में बात करें तो जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। कहने का मतलब है कि मगध साम्राज्य की या मगध की स्थापना बृहदत्त के द्वारा की गई। और बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। और इसी जरासंध को द्वंद्व युद्ध में भीम ने पराजित कर दिया था और उसका वध कर दिया था। लेकिन इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। इसके बाद में मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगृह थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था। और मगध की बात करें तो मगध जो है वो उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। दोस्तों
बृहदत्त के बारे में बात करें तो बृहदत्त जो है वो इस वंश का अंतिम शासक था, या बृहदत्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों रिपुंजय। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों मगध पर अगले राजवंश के बारे में, वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में बात करें तो हर्यक वंश का शासनकाल चला था 544 ईस्वी से लेकर के 544 से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व तक। और इस वंश के संस्थापक या स्थापना की बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार के द्वारा की गई थी, और बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में ही इस वंश की स्थापना किए थे। दोस्तों बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और बिंबिसार ने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया और इस विस्तार को आगे की ओर बढ़ाते हुए प्रश्रय दिया था। दोस्तों इसकी जो पहली पत्नी थी वह कौशल देवी थी और कौशल की राजकुमारी थी, और इस विवाह से उसे दहेज में कौशल का क्षेत्र काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब है कि बिंबिसार जो है वो अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे किया था, तो वह करता था दोस्तों विवाह करता था, फिर उसे दहेज में कुछ क्षेत्र को अर्जित कर लेता था। इसके बाद में बात करें तो बिंबिसार की उसकी दूसरी पत्नी थी दोस्तों चल्हना या चेल्लना। वह चल्हना जो है वो लिच्छवी की राजा चेटक की पुत्री हुआ करती थी, और उसकी जो तीसरी पत्नी थी वो थी क्षेमा, जो कि पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। दोस्तों बिंबिसार के बारे में बात करें तो बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री का संबंध बनाया था, और बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा था। जबकि बिंबिसार की हत्या की बात करें तो बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु 492 से लेकर के 460 ईस्वी तक वो बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का दूसरा शासक बना था, और उसका ही वास्तविक नाम था दोस्तों कुणिक। इसे पितृहंता भी कहा जाता है इस वंश को। इसके बाद में बात करें तो बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रेसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया, जिस कारण से प्रेसेनजीत का जो संघर्ष है वो अजातशत्रु से बढ़ गया, यह अजातशत्रु से होने लगा। इस प्रकार से बात करें तो अंततः अजातशत्रु ने प्रेसेनजीत को पराजित करके काशी पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि इसके बाद में अजातशत्रु का विवाह जो है वो प्रेसेनजीत की पुत्री बाजीरा से हो गया, और उसके बाद में अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्ल को भी पराजित कर लिया और अपने में मिला लिया। दोस्तों अजातशत्रु जो है वो प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। इसके बाद बात करें तो अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया। लेकिन इसके बाद में बात करें तो सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की भी हत्या कर दी। दोस्तों इसलिए ही चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक पुत्र के द्वारा अपने ही पिता की हत्या करने के बाद राजगद्दी हासिल की जा रही है, इसलिए ही इस वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में सिंहल अनुश्रुति के अनुसार ही ये बात कही गई है या बताई गई है कि 460 ईस्वी पूर्व में उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र हुआ करता था, वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, और उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो कि गंगा, सोन एवं गंडक के संगम के तट पर स्थापित है वहीं पर स्थानांतरित कर लिया। इसके पहले कहने का मतलब है दोस्तों कि इसके पहले हर्यक वंश की राजधानी राजगृह में हुआ करती थी, लेकिन जब उदयन राजगद्दी पर बैठा तो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके राजगृह से कहाँ लेकर आया, पाटलिपुत्र लेकर आया। और इसके बाद में बात करें तो उदयन के 3 पुत्र हुआ करते थे, वे थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और नागदशक जो है दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक बना था। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल रहा था या शासनकाल रहा था वो 412 से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक रहा था। जबकि इससे संबंधित पहला पॉइंट है कि शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। कहने का मतलब है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, वो किया था दोस्तों शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। दोस्तों इसके बाद बात करें तो शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया, और इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। दोस्तों बात करें हम लोग 394 ईस्वी पूर्व के बारे में, तो 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद में कालाशोक जो है वो मगध का शासक बना, और पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। दोस्तों काकवर्ण किसे कहा गया है, वो कहा गया है कालाशोक को, और कहाँ कहा गया है तो वो कहा गया पुराणों में।
इसके बाद में कालाशोक के बारे में बात करें तो कालाशोक के समय मगध की राजधानी फिर पाटलिपुत्र हो गई और कालाशोक ने ही 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। जबकि जब कालाशोक की मृत्यु होती है, अर्थात कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया और शिशुनाग का जो अंतिम शासक हुआ था दोस्तों वो था नंदीवर्धन। और जब नंदीवर्धन की मृत्यु हुई तो उसके बाद में मगध पर नींव पड़ी दोस्तों नंद वंश की। और नंद वंश का जो शासनकाल चला था वो चला था 344 ईस्वी पूर्व से लेकर के 321 ईस्वी पूर्व तक। और नंद वंश के यदि संस्थापक की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जो कि इसने ही 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त किया और नंद वंश की स्थापना की। इसके बाद में बात करें तो महापद्मनंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी और पाली ग्रंथ में महापद्म को उग्रसेन कहा गया है, जबकि पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट हम लोगों का वो है कि महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मग, कलिंग, उसके बाद में बैथिल आदि राज्य को पराजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। और अब तक 321 ईस्वी पूर्व तक इसके काल में दोस्तों मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है वो महापद्मनंद के समय में ही हुआ था। जबकि व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि हुआ करते थे और पाणिनि जो है वो महापद्मनंद के समकालीन हुआ करते थे। इसके बाद में बात करें तो इस वंश का जो अंतिम शासक था, कहने का मतलब है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों घनानंद, अर्थात नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। जबकि नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न वंश था और मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद में बात करें तो घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। और फिर उसके बाद में नंद वंश का पतन करवाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाई दोस्तों मगध में। इसके बाद में कहानी शुरू होती है दोस्तों मौर्य साम्राज्य की और मौर्य वंश की, जो कि बेहद ही शक्तिशाली साम्राज्य हुआ था। या बात करें तो इसमें काफ़ी शक्तिशाली सम्राट भी हुए थे, जिसका शासनकाल चला था 321 से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक। और इसमें शासन करने वाले जो पहले शासक थे वे थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल चला था 321 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक। बात करें तो जस्टिन एवं एस्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। दोस्तों प्लूटार्क की बात करें तो प्लूटार्क एवं यूरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में भी चिन्हित किया है। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ करते थे चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य भी था, उसके बाद में उन्हीं की सहायता से ये चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि मौर्य वंश की स्थापना मगध साम्राज्य पर कब हुई थी, तो वो हुई थी 321 ईस्वी पूर्व में। और किसके द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य की इस अभियान में सहायता करने वाले कौन थे, वे थे दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य, जो कि उनके शिष्य हुआ करते थे। इसके बाद में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध के बाद में हुई संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ या चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का जो उत्तराधिकारी था वो था सेल्यूकस निकेटर, और उसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद एक संधि हुई और इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने वापस कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किए। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भी उपहार में दिए थे। और इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है वो यूनानी राजकुमारी हेलन कार्लियनिया अर्थात वो सेल्यूकस की पुत्री थी, उसी से हो गया। दोस्तों सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा और मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों इसके बाद बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का जो विस्तार है वो उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, इराक तक, और फिर उसके बाद में दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कर्नाटक तक, जबकि पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था।
इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध जो है दोस्तों वो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कहने का मतलब है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था तो उसके ही अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग करके श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहीं पर इंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानता था। और फिर 298 ईस्वी पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। इस तरीके से दोस्तों समाप्त होती है एक युगांतकारी शासक का, एक महत्वपूर्ण सम्राट का, एक शक्तिशाली सम्राट का। संलेखना के बारे में बात करें दोस्तों तो जैन धर्म के मानने वाले जो व्यक्ति रहते थे या जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वे अपने जीवन के अंतिम समय में भूखे और प्यासों साधना में लीन होकर के अपने प्राण को त्याग कर देते थे और इसी प्रक्रिया को ही संलेखना कहा जाता था। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो इसके बाद बारी आती है दोस्तों बिंदुसार की। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी या उसका ही पुत्र बिंदुसार बना, जो कि जिसका शासनकाल चला था 298 ईस्वी पूर्व से लेकर के 272 ईस्वी पूर्व तक। और बात करें तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है। कहने का मतलब है कि अमित्रघात, सिंहसेन ये सभी के सभी जो नाम है दोस्तों वो बिंदुसार का उपनाम है। इसके बाद बात करें तो एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जबकि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने इंडोनेशियाई नामक राजदूत भेजा था। दोस्तों बात करें तो बिंदुसार ने ही तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेज दिया था और अशोक जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य पर एक और महानतम शासक की बारी आती है और वे शासन करते हैं दोस्तों अशोक का शासनकाल चलता है दोस्तों 269 ईस्वी से लेकर के 269 ईस्वी से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद बात करें तो पहला पॉइंट है कि बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश का या अशोक जो है वो मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है और इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। कहने का मतलब है कि अशोक जब चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद राजगद्दी संभाला उसके बाद में राजगद्दी संभालने से पहले वो उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। और जब बिंदुसार की मृत्यु का 4 वर्ष हो गया उसके बाद में वहाँ से उज्जैन से आकर के फिर वो मगध पर शासन करने लगा। दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है, जबकि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। दोस्तों सिंहल अनुश्रुतियों अर्थात बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है। दोस्तों बात करें तो अशोक ने अपने शासन में या अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था और कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। दोस्तों अशोक के जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग का जो युद्ध है उसका वर्णन किया था। कहने का मतलब कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। और कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। कहने का मतलब है कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के पहले वे शैव धर्म का मानता था या शैव धर्म का प्रवर्तक था। उसके बाद में जब कलिंग युद्ध हुआ उसमें रक्तपात को देखा उसके बाद में वह क्या किया था दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला पॉइंट है कि दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कहने का मतलब है कि जब शैव धर्म से बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था तो उन्हें बौद्ध धर्म का दीक्षा किसने दिया था दोस्तों, बौद्ध धर्म का दीक्षा देने वाले थे उपगुप्त। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों अशोक के शासन में या अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। 90वें वर्ष में वो क्या किए थे दोस्तों, कलिंग का युद्ध लड़ा था या कलिंग का युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किए थे और 12वें वर्ष में क्या किए थे, वे निगाली सागर की यात्रा किए थे। जबकि 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन करवाया और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करवाई थी। इसके बाद में 20वें वर्ष में वो क्या किए थे, लुम्बिनी की यात्रा किए थे और अशोक ने कर को घटा करके 1/8 कर दिया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था दोस्तों, वो श्रीलंका में भेजा था और श्रीलंका में वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही भेजा था।
इसके बाद में बात करें तो अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। इसके पहले 2 बौद्ध संगीति हो चुकी थी और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों अशोक के शासनकाल में ही। अशोक ने ही इसे पाटलिपुत्र में इसका आयोजन करवाया था। और इसके बाद में अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था और उसकी मृत्यु अर्थात अशोक की मृत्यु 37 वर्षों के शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। दोस्तों अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था और वे उत्तराधिकारी थे दोस्तों कुणाल, उसके बाद में बंधुपालित, इंद्रपालित, उसके बाद दसोन, दशरथ, संप्रति, सोलीसुक, देववर्धमान या देवधारमन, उसके बाद में शतधनुष और बृहद्रथ। ये 10 के 10 उत्तराधिकारी थे दोस्तों अशोक के बाद मगध पर शासन करने वाले। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ था दोस्तों वे था बृहद्रथ। और बृहद्रथ जो है वो मगध पर मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और मौर्य वंश का जो शासनकाल है वो कुल मिलाकर बात करें तो 137 वर्षों तक चला था। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कब हुआ था तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इन्हें शाक्य मुनि या लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इनके बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, जबकि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनकी माता का नाम था दोस्तों महामाया देवी, जबकि इनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता जो महामाया देवी हैं उनका देहावसान हो गया, वे मृत्यु को प्राप्त हुई। और उसके बाद में इनकी जो सौतेली माँ है या मौसी है वे है दोस्तों प्रजापति गौतमी। और इन्होंने ही दोस्तों गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था और इन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। इसके बाद में जब इनकी विवाह हुई थी 16 वर्ष की आयु में तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोधरा। कहने का मतलब है कि यशोधरा नामक एक महिला से ही गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शादी हुई थी, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उनका नाम था राहुल। दोस्तों बुद्ध ने 4 दृश्य को देखा। दृश्य पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव को देखा और चौथा एक सन्यासी को देखा। और इन्हीं 4 दृश्य को देखने के बाद गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो बिल्कुल बदल गया। इसके बाद में जब उनकी आयु होती है 29 वर्ष की, तो 29 वर्ष की आयु में वह घर को छोड़ करके सन्यास को अपना लेते हैं और 6 वर्षों तक तपस्या किए। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध भी कहा गया। इसके बाद में बात करें तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर, जो कि कहाँ है, ये बोध गया में है। इसके बाद में बात करें तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वे हैं दोस्तों दुख। कहने का मतलब है कि संसार जो है वो दुखमय है और दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण क्या है, वो तृष्णा है। जबकि दुख निरोध के बारे में बात करें तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। कहने का मतलब है कि यदि आप दुखी से सुखी होना चाहते हो तो अपनी तृष्णा पर विजय प्राप्त करें। उसके बाद में दुख निरोध मार्ग की बात करें तो वह दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि बुद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है वह सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, उसके बाद में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 के 8 हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। इसके बाद में बात करें तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वे हैं बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया इसके बारे में बात करें तो बुद्ध के द्वारा मध्यम मार्ग को प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे और अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। इसके बाद में बात करें दोस्तों जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान की प्रचार प्रसार में वे अपने पहला उपदेश कहाँ दिए थे, वे दिए थे सारनाथ में। और उनका उपदेश देने का जो भाषा था वो था दोस्तों पाली भाषा। इसके बाद में बात करें तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की अवस्था में हो चुकी थी या हो गई। दोस्तों बुद्ध के जो प्रथम गुरु हैं वे थे अलार कलाम, जो कि वैशाली के थे, और उनके द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत थे, जो कि राजगिरी के थे।
इसके बाद में बौद्ध धर्म का जो 10 शील या आचार थे उसके बारे में बात करें तो पहला था उसमें सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठा नृत्य गायन का त्याग करना, उसके बाद में सातवां असमय भोजन का त्याग करना, आठवां था दोस्तों कोमल सैया का त्याग करना, नौवां था श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना और 10वां है मद्य सेवन नहीं करना। ये सभी जो हैं दोस्तों वे बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण कहे जाते हैं। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वह हम लोगों का कि बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उसके प्रतीक। दोस्तों बुद्ध का जो जन्म है उसको प्रदर्शित किया जाता है कमल से, जबकि उनका यौवन सांड से प्रदर्शित किया जाता है, या उनके यौवन का प्रतीक क्या है, सांड है। जबकि महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा, जबकि संबोधि अर्थात ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वह है पीपल या बोधि वृक्ष। उसके बाद में महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु का प्रतीक है दोस्तों पदचिह्न या स्तूप, और धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वह है चक्र। दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी बनी रहती है कि बौद्ध धर्म में किस घटना से संबंधित कौन सा प्रतीक है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिलहाल अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गई। कहने का मतलब है कि जब बौद्ध धर्म का चौथा संगति हुआ था उसके बाद में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गई। पहला कहलाया दोस्तों हीनयान जो कि परिवर्तन विरोधी था, और उसके बाद में महायान, दूसरा महायान कहलाया, और ये महायान जो है वो परिवर्तन समर्थक था। इसके बाद में बात करें तो 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान भी विकसित हुआ। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो पहला है सूत पिटक, और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, जिसमें सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। कहने का मतलब है कि सबसे बृहद पिटक के रूप में ही जाना जाता है सूत पिटक, और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। और इस पिटक को संकलन करने वाले कौन है दोस्तों, वे आनंद है। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों सूत पिटक के बाद में विनय पिटक की। ये त्रिपिटक में दूसरा पिटक है विनय पिटक, और विनय पिटक में संघ के नियम का संकलन किया गया है कि संघ का नियम किस प्रकार से होगा, इन सारी बातों का वर्णन किया गया है। और ये सबसे लघुत्तम पिटक है या सबसे छोटा पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। इसके बाद में बात करें अधिधम्म पिटक के बारे में तो बौद्ध धर्म के तीसरा पिटक रहा था अभिधम्म पिटक, और ये बुद्ध के दर्शन विचारों का संकलन है। और इस पिटक का जो संकलन है दोस्तों वो मगलीपुत्र तिस्य ने किया था। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पे बात करें तो बौद्ध संगति जो हुई है बौद्ध धर्म का बौद्ध संगति, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था राजगृह में। कौन करवाया था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप बने थे। और इस प्रथम बौद्ध संगीति की विशेषता थी दोस्तों इस सूत पिटक विनय पिटक की रचना की गई थी। कहने का मतलब है कि जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई उस समय केवल 2 ही पिटक का निर्माण किया गया था, पहला सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक। और ये कब हुआ था दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। जबकि दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक उसके 100 साल के बाद में। और जब द्वितीय या दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों उस समय शासन चल रहा था कालाशोक का, और कालाशोक ने ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में करवाई थी, जिसमें अध्यक्ष बने थे दोस्तों सबाकामी। और इस जो संगति हुई थी द्वितीय संगति उसमें महासंघिक एवं अस्थावीर के रूप में विभाजित किया गया था। इसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अशोक ने करवाया था तृतीय बौद्ध संगीति। और अशोक के द्वारा जो ये तृतीय बौद्ध संगीति करवाया गया था उसमें अध्यक्ष थे दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्य। और इसमें जो विशेषता रही थी तृतीय बौद्ध संगीति में उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। इस तरीके से हम लोग बात करें तो पहले प्रथम बौद्ध संगीति में केवल सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी, लेकिन जब तृतीय बौद्ध संगीति हुई उसमें तृतीय पिटक की भी रचना की गई जो कि अभिधम्म पिटक कहलाया। इसके बाद में जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी दोस्तों ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, और ये कहाँ हुई थी तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जो कि कनिष्क के शासन चल रहा था उस समय हुआ था। और इसमें अध्यक्ष बनाया गया था वसुमित्र अश्वघोष को।
दोस्तों इसमें जो है वो महायान और हीनयान में 2 वर्गों में बौद्ध जो है वो विभाजित हो गए। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य क्या होता था, इसके बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म का ही परम लक्ष्य होता था दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति करना। और बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है वो जातक कथा में मिलती है। जबकि इसके बाद में हम लोग चैत्य की बात करें तो चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म का पूजा घर है, जबकि स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल माना जाता है। और बिहार की बात करें तो बिहार है दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें अर्थात ऋषभ देव को ही आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। और जैन धर्म में बात करें तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए थे। दोस्तों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कहने का मतलब है कि दोस्तों दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 22वें तीर्थंकर तक ठोस प्रमाण नहीं मिल पाता है, लेकिन 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। और इनका जन्म अर्थात पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म काशी में हुआ था। जबकि उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा हुआ करते थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुई थी और उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। दोस्तों वे शिक्षा था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट महावीर स्वामी से होगा। दोस्तों महावीर स्वामी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूसरे तीर्थंकर जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 22वें तीर्थंकर तक उतना ठोस प्रमाण नहीं मिल पाता है। तो 23वें के बाद हम लोग डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करेंगे 24वें तीर्थंकर के बारे में, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे दोस्तों महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिनका जन्म अर्थात महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, कुछ जगह दोस्तों 599 ईस्वी पूर्व भी माना गया है या कुछ जगह 599 ईस्वी पूर्व भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग बात कह सकते हैं कि उनका जन्म अर्थात महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्रिक कुल के प्रधान हुआ करते थे। और उनकी माता का नाम अर्थात महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। इसके बाद में बात करें तो महावीर स्वामी की पत्नी, उनका नाम था दोस्तों यशोदा और उसकी पुत्री का नाम था दोस्तों प्रियदर्शनी या अनुजा। जबकि महावीर स्वामी की दामाद की बात करें तो उनके दामाद का नाम जमाली या जमाली था। दोस्तों उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद उन्हें 42 वर्ष की उम्र में या 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ हुई दोस्तों, जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न था दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद में बात करें तो जैन धर्म के 5 महाव्रत भी हैं। और जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं वह दोस्तों सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। उसके बाद में अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना है। और उसके बाद में अपरिग्रह अर्थात धन का संग्रह भी नहीं करना है। और इसके बाद में ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखना है। ये जो 5 के 5 जो महाव्रत हैं दोस्तों वे जैन धर्म से जुड़े हुए महाव्रत हैं। इसके बाद में बात करें तो जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जबकि अनेकांतवाद या स्यादवाद या उसके बाद में सप्तभंगी ज्ञान की बात करें तो ये सिद्धांत का संबंध है दोस्तों जैन धर्म से। कहने का मतलब है कि एकांतवाद, स्यादवाद और या सप्तभंगी ज्ञान का सिद्धांत ये इसका संबंध जैन धर्म से है। जबकि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, तो महावीर स्वामी के द्वारा अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया गया था। इसके बाद में जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर उनके प्रतीक के बारे में बात करें तो प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभ देव, जिनका प्रतीक बैल या वृषभ था। जबकि द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ को माना जाता है और इनका जो प्रतीक है वो हाथी है। जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका जो दोस्तों प्रतीक है वो सर्प है। और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका चिन्ह सिंह है। इसके बाद में एक नोट कह रहा है कि महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था, ऐसा माना जाता है।
इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों जैन संगतियों के बारे में। जैन संगतियों के बारे में बात करें तो 2 जैन संगतियाँ हुई है। पहला जैन संगति हुई थी 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, जबकि अध्यक्षता की थी दोस्तों स्थूलभद्र ने। कहने का मतलब है कि प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। और इसका विशेषता रहा था कि इस जैन संगति में दिगंबर और श्वेतांबर में जैन संप्रदाय जो है वो विभाजित हो गया, और जैन धर्म के 12 अंकों का संकलन भी किया गया प्रथम जैन संगति में। जबकि द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 512 ईस्वी पूर्व में, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों वल्लभी, गुजरात में। जबकि इसमें अध्यक्षता करने वाले थे दोस्तों देवर्षि क्षमाश्रमण, और इसमें द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया। इसके बाद में महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गई, और जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया। कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी की मृत्यु जब 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी पावापुरी में, तो उसके बाद में जैन धर्म का विभाजन जो है वो प्रथम जैन संगति में ही श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गई थी। और वहीं दिगंबर के बारे में बात करें तो दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया। कहने का मतलब है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर बना और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर बना। दोस्तों दिगंबर के बारे में बात करें तो दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया, और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपना लिया। जबकि श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व प्रदान किया, और इसने श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा जारी किया, तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। दोस्तों इसमें परिवर्तन को भी स्वीकार किया गया। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम लोग शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के बारे में बात करें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने ही 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। जबकि पुष्यमित्र शुंग कौन था दोस्तों? वह एक ब्राह्मण था, और यह बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था। उसके बाद में पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी, और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। दोस्तों पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और इसमें पुरोहित पतंजलि थे। जबकि पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ, और वे 148 ईस्वी पूर्व में राजा बना था। दोस्तों कालिदास के नाटक जो है वो मालविका अग्निमित्रम, उसमें अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। जबकि इस वंश का अंतिम शासक अर्थात शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है कण्व वंश की। तो कण्व वंश के बारे में बात करें तो कण्व वंश का संस्थापक वसुमित्र था, और वसुमित्र ने ही देवभूति की हत्या की थी, और उसके बाद में कण्व वंश की स्थापना की थी। दोस्तों वसुमित्र शुंगों के अमात्य अर्थात मंत्री हुआ करते थे, और कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। जबकि इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में बात करें तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके कण्व वंश का अंत कर दिया था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे हम लोग कुषाण के बारे में। कुषाण वंश के बारे में बात करें तो कुषाण वंश जो है दोस्तों वो भारत आने वाले विदेशियों में या भारत में जो विदेशी आए हुए थे उनमें कुषाण जो है वो सबसे अंतिम थे, और विदेशियों के जो आने का क्रम है वह है दोस्तों सबसे पहले हिंद, यूनानी, उसके बाद में शक, उसके बाद में पहलव, और फिर उसके बाद में कुषाण। दोस्तों कुषाण की बात करें तो कुषाण जो है वो चीन के युखी अर्थात तोखरी जाति से संबंधित थे। जबकि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस को माना जाता है। दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक जो कुजुल कटफिसेस थे ऐसा माना जाता है, और इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक है वे थे दोस्तों कनिष्क। जबकि कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। और अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी उनको ही कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। इसके बाद में बात करें तो कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। जबकि कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। इसके बाद में कनिष्क के बारे में बात करें तो कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में राजा बनने का अवसर पर शक संवत को चलवाया था। कहने का मतलब है कि शक संवत को शुरुआत करने वाला कौन था दोस्तों? वो था कनिष्क। और कब से शुरू करवाया था? तो 78 ईस्वी में करवाया था, अपने राजा बनने के अवसर पर ही। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था।
इसके बाद में गुप्त वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, जिसने कि 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक शासन किया था। और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था, या घटोत्कच गुप्त हुआ था, जो कि 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया था। और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने कि महाराजा की उपाधि ली थी। कहने का मतलब है कि गुप्त शासक का वह पहला शासक दोस्तों घटोत्कच ही था जिसने कि महाराजा की उपाधि ली थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक रहा था। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ही चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जबकि उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत को चलाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का शासनकाल चला था 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक। और ये इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह करके संबोधित किया था। कहने का मतलब है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, उसके बाद में अप्रतिरथ इत्यादि की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा जो है वो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। और उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं का दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था, जबकि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था दोस्तों वे था हरिसेन, जबकि समुद्रगुप्त वो वैष्णव धर्म को मानता था। और समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के भी प्रमाण मिला हुआ है। दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद में 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने के साक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। और चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक शासन किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो इसने शकों को भी पराजित किया था और 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही ध्रुव देवी और उसके बाद में कुबेर नाग ये दो महिलाओं से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न जो पुत्री थी दोस्तों उसका नाम था प्रभावती गुप्त। और इसका विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया। दोस्तों रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया था। और उसके बाद में उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से ही गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में दोस्तों चीनी यात्री फाहियान के बारे में बात करें तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। और फाहियान भारत में कुल मिलाकर बात करें तो 14 वर्ष तक रहा था, 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। और मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। इसके बाद में चंद्रगुप्त के भी 9 रत्न हुआ करते थे। और उन 9 रत्नों की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे दोस्तों कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बराहमिहिर, उसके बाद में शंकु, बेताल भट्ट, उसके बाद में घटपर्कर, उसके बाद में दोस्तों छपणक और फिर भरूची। ये 9 के 9 नवरत्न थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के। जबकि हम लोग कुमार गुप्त के बारे में बात करें इसके बाद तो कुमार गुप्त का जो शासनकाल रहा था वो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक रहा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासन किया या शासक बना। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमार गुप्त के समय में ही हुई थी। और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जबकि बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। इसके बाद में अगला शासक है दोस्तों स्कंदगुप्त। और इनका शासनकाल चला है 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक। और ये मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। दोस्तों स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। और इस घटना की वर्णन दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और अभिलेख में हूणों को मल्लेश कहा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। कहने का मतलब है कि सुदर्शन झील जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित किया गया था। और इसी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। जबकि स्कंदगुप्त ने
सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ था, जबकि गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया। कहने का मतलब है कि दोस्तों मगध वंश का अंतिम साम्राज्य ही था या अंतिम जो राजवंश था वह था दोस्तों गुप्त वंश। इतिहासकार B.A. स्मिथ की बात करें तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। कहने का मतलब है कि गुप्त वंश को ही या गुप्त काल को ही दोस्तों स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है पाल वंश की। पाल वंश के बारे में बात करें तो पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा वर्ष 750 ईस्वी में की गई थी, जबकि गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। और इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक है वह है दोस्तों धर्मपाल, जबकि धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है उसकी स्थापना की थी। जबकि सोमपुर महाविहार की बात करें तो सोमपुर महाविहार जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है उसका निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद में बात करें तो धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था और धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और उसके बाद में प्रतिहार शासक वत्सराज को भी पराजित किया और उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया। जबकि धर्मपाल के बारे में बात करें तो धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। दोस्तों देवपाल के बारे में बात करें तो देवपाल ने ही मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था और देवपाल को जावा जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए गए थे। दोस्तों देवपाल के बाद में बात करें तो देवपाल के बाद में विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया और पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी, जबकि धीमन एवं बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट है हम लोगों का कि बिहार प्राचीन इतिहास के विभिन्न वंश शासक और उसकी राजधानी से संबंधित। दोस्तों प्राचीन बिहार में जो विभिन्न शासक या वंश हुए हैं उसकी राजधानी से संबंधित हम लोग एक फ्लो चार्ट को देख लें। इसमें हम लोग एक तरफ देखेंगे वंश और शासक और दूसरी तरफ उसकी राजधानी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों बृहद्रथ के बारे में। बृहद्रथ का राजधानी गिरिव्रज हुआ करता था और ये मगध का प्रथम राजधानी थी। उसके बाद में बिंबिसार ने अपनी राजधानी को गिरिव्रज और या राजगृह को बनाया। उसके बाद में उदयन जो हुआ वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और शिशुनाग की राजधानी दोस्तों वैशाली हुआ करती थी। जबकि कालाशोक की बात करें तो कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और नंद वंश का राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था, जबकि मौर्य वंश का राजधानी भी पाटलिपुत्र ही था। उसके बाद में कुषाण के बारे में बात करें तो कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या मथुरा हुआ करती थी, जबकि गुप्त वंश का राजधानी पाटलिपुत्र ही था। इसके बाद में पाल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वह है दोस्तों हम लोगों का प्राचीन बिहार इतिहास के कुछ प्रमुख साहित्य के बारे में। सबसे पहले एक तरफ हम लोग देखेंगे साहित्य, दूसरी तरफ लेखक और फिर तीसरी तरफ उसका क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों पहला साहित्य हो जाएगा हम लोग का अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। इसकी विशेषता रहा है कि ये कौटिल्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है वो राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि इसमें सारे के सारे राज्य से संबंधित राजनीति का उल्लेख किया गया था। उसके बाद में एक और साहित्य है जिसका नाम है बुद्धचरित और बुद्धचरित के लेखक है दोस्तों अश्वघोष और इस पुस्तक में बौद्ध धर्म का महाकाव्य इस पुस्तक को कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं को इसमें समाहित किया गया है। उसके बाद में अगला जो साहित्य है वो है दोस्तों प्रज्ञा पारमिता की बात करें तो इसके लेखक नागार्जुन है, जिनकी विशेषता रही थी कि ये शून्यवाद का सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद में सीजुकी का लेखक है दोस्तों वेनसांग और ये वेनसांग के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है सीजुकी, इसमें भारत के यात्रा विवरण को इसमें दर्शाया गया है। कहने का मतलब है कि वेनसांग जब भारत आया था यात्रा करने के लिए तो यात्रा के दौरान ही सीजुकी नाम की एक पुस्तक लिखा था और इसमें पूरे भारत का वर्णन किया था जहाँ जहाँ पे वो भ्रमण किया था। इसके बाद में मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है। तो इस तरीके से यह भी स्पष्ट होता है दोस्तों कि मेगास्थनीज जो है वो मौर्य साम्राज्य के शासन के समय ही भारत आया था और जब मौर्य साम्राज्य के शासन काल के समय वो भारत आया था तो उस दौरान मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया था अपनी पुस्तक इंडिका में।
उसके बाद में मिलिंद पन्हो की बात करें तो मिलिंद पन्हो के लेखक हैं नागसेन, और इस पुस्तक में बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उन वार्तालाप को इसमें संग्रहण किया गया है। उसके बाद में ललित सागर, इस पुस्तक के लेखक के बारे में ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन ललित सागर में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है, और महावंश नामक जो एक पुस्तक है उसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन मिलता है। जबकि जातक कथा भी एक पुस्तक है, इसके लेखक का वर्णन नहीं मिला है, लेकिन इस पुस्तक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देखा बिहार से संबंधित जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में। फिलहाल यहीं तक हम लोग अपने सेशन को आज स्थगित करेंगे, क्योंकि बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं इस पुस्तक के अनुसार। फिलहाल अपने सेशन को यहीं पर स्थगित करेंगे, और जब अगले सेशन में मिलेंगे तो उसमें हम लोग दोस्तों बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद में बिहार के आधुनिक इतिहास, और तब उसके बाद में दोस्तों बिहार की जो राज्य व्यवस्था है, बिहार का जो भूगोल है, इस तरीके से करते हुए विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।